हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो हम लोग एनसीईआरटी 12th हिस्ट्री का जो सीरीज चला रहे हैं उसका आज हम लोग 7वां लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा किए कि अशोक के जो मौर्य साम्राज्य थे उनके बारे में चर्चा किए, अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा किए, जिसमें अशोक के जो अभिलेख थे हम लोग देखे कि 4 भाषाओं में मिले थे। सबसे पहला तो ब्राह्मी लिपि के प्राकृत भाषा थे जो संपूर्ण भारत से मिले। उसके बाद आपको पश्चिमोत्तर भारत से 3 और भाषा में मिले, जिनमें एक खरोष्टी लिपि थी, दूसरा अरमैक और यूनानी भाषा थी। तो खरोष्टी लिपि में 2 अभिलेख हम लोग देखे थे, मानसेहरा और सहबाजगढ़ी। ये 2 अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिले थे। और बाद बाकी और अगर इधर की ओर चलिएगा, पश्चिम की ओर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहां से अरमैक और यूनानी भाषा में हम लोगों को अभिलेख मिले थे। लगभग हम लोग देखे कि अशोक के 80,000 अभिलेख मिले थे। लेकिन इनमें जो बड़े शिलालेख हैं, अभिलेख के जो बड़ा रूप है उन्हीं को हम लोग शिलालेख कहते हैं। तो जो बड़े शिलालेख पत्थर पर, अभिलेख पत्थर पर खोदे जाते थे, पत्थर या फिर किसी कठोर धातु पर भी जो खोदा जाता था, जैसे ताम्रपत्र पर जो खोदा जाता था उसको भी हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो इस तरह अशोक के जो अभिलेख मिले उन सब में जो है 13 बड़े अभिलेख हैं, जिनको 13 अशोक के 13 शिलालेख कहा जाता है। उनमें जो है दूसरा जो शिलालेख है, जिनसे हमें दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिलती है कि जिस समय अशोक का शासन चल रहा था उसी समय 3 और जो है पूरे भारत में, अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए, ये जो दक्षिण भारत है, तो यहाँ पर अशोक उत्तर में मतलब राज्य कर रहा था। लेकिन दक्षिण भारत में 3 जो है और थे। इस साइड अगर देखा जाए तो चोल, और ये था चोल का, इस साइड से चोल थे, इस साइड से केरल साइड से चेर थे, और इस साइड से पांड्य थे। चोल, चेर और पांड्य, ये सबसे दक्षिणतम छोर पर जो है अशोक जिस समय उत्तर भारत में शासन कर रहे थे उसी समय इन लोगों का शासन दक्षिण भारत में चल रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन यह है कि जिस तरह अशोक को राजा कहा जाता था, राजा का मतलब हम लोग समझे थे कि क्या होता है कि जो टैक्स लेता है जनता से, कि आपको देना ही पड़ेगा, जनता आपको रक्षा कर रहा है, राजा सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो आपको उसके बदले में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये लोग जो है, इन लोगों को सरदार कहा जाता था, और सरदार वो होता था जो टैक्स न लेकर के भेंट लेता था। भेंट मतलब उपहार, जनता अपने इच्छा से जो दिया वही जो है उनके लिए टैक्स हो गया, और वही इनके साधन होता था इनकम का। लेकिन इनसे एक साम्राज्य चलाने के लिए उपहार से तो काम चलने वाला नहीं था, तो इसलिए इन लोगों ने जो है विदेश व्यापार पर भी फोकस किया। तो और भी उत्तर भारत में भी, जैसे गुप्त वंश के बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे शासक हैं जो व्यापार से पैसा कमाने का कोशिश करते हैं, जिनमें सातवाहन भी एक शासक थे जो व्यापार के माध्यम से पैसा कमाते थे। और इनमें कुषाण जो है, कुषाण भी व्यापार से पैसा कमाते थे। और इन लोगों का व्यापार का जो हम लोगों को मिलता है कि कहां तक व्यापार चलता था, तो रोमन साम्राज्य तक चोल, चेर, पांड्य का जो व्यापार चलता था वो रोमन साम्राज्य, जो आज भूमध्य सागर के पास है, इटली जिसको आज हम कहते हैं, वो वहां तक इसका व्यापार चल रहा था, ये चोल, चेर और पांड्य का। तो इन लोगों को और जो हमें जानकारी मिलती है इन लोगों की, वो हमें मिलती है संगम ग्रंथ से। इन लोगों की जानकारी, एक तो अशोक के शिलालेख हो गए, जो दूसरा शिलालेख है उसमें इन लोगों का वर्णन है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो अशोक, इन तीनों का जो हम लोगों को विवरण मिलता है वो मिलता है संगम ग्रंथ से। और संगम ग्रंथ क्या है, तो लगभग 3 शताब्दी तक संगम सम्मेलन चला दक्षिण भारत में। जैसे हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में तरह तरह के ग्रंथ लिखे गए, जो राजा के कवि होते थे वो लिखते थे, कवि विद्वान जो होते थे वो लिखते थे, और तरह तरह के ग्रंथ लिखे गए। जैसे चरक ने जो है चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रंथ लिखे थे, इसी तरह बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। लेकिन संगम काल में जो है ये पहली सदी से तीसरी सदी तक चला था, लगभग 3 शताब्दी तक, पहली से तीसरी सदी तक। सदी मतलब 100 साल हो गया, तो 3 सदी तक चला था। और ये करवाया किसने था, तो करवाया था पांड्य शासक ने। संगम सम्मेलन,
संगम सम्मेलन पांड शासक, जितने दक्षिण भारत के जितने बड़े बड़े जो है कवि थे, उन्होंने जो बैठ करके जो सम्मेलन किया, उसी को हम लोग संगम सम्मेलन कहते हैं। और ये जो है पांड शासक ने करवाया था। इसी में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसको संगम ग्रंथ कहते हैं। पहली से तीसरी सदी तक ये चला था। तो इसमें भी जो है इन तीनों शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये लोग शासक न होकर के, इनको सरदार कहा जाता था, राजा न होकर के सरदार होते थे, जो उपहार से अपना काम चलाते थे। इनके अलावा ये लोग व्यापार के माध्यम से भी पैसा कमाते थे। जैसे हम लोग देखें कि इनका व्यापार जो है रोमन साम्राज्य तक चलता था। तो ये जो है दक्षिण भारत, आज देख लीजिए समुद्र तट पर बसा हुआ है, तो यहाँ पर बहुमूल्य समुद्र से जो है बहुत सारे कीमती पत्थर निकलते हैं, रत्न निकलते हैं, मणि निकलते हैं। ये सब का व्यापार ये लोग करते थे। दूसरी बात कि ये कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है, और कावेरी नदी दक्षिण भारत में जो है उपजाऊ, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ जो है, इससे निकलने वाली मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर खेती बाड़ी भी अच्छे ढंग से चलता था, और कपास का भी उत्पादन होता था। तो कपड़ा के लिए भी ये फेमस था, चीनी के लिए फेमस था। तो इन सब कारण से इनका जो है बहुत विख्यात था ये पुराने काल में। फिर यहाँ पर आपको ये बात और ध्यान रखना होगा कि अभी अशोक का शासन कब चल रहा है, तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में होती है। और अशोक हम लोग देखें कि 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में ये शासक बनता है, इसका राज्याभिषेक हो जाता है अशोक का। और ये जो है 269 ईसा पूर्व में हम लोग देखें कि अशोक के जो दूसरा शिलालेख है, उसमें जो है इन तीनों का विवरण है। ये दोनों तो लगभग खत्म हो जाता है कुछ दिन के बाद, लेकिन चोल का फिर से उदय होगा आपको 9वीं शताब्दी में, जिसको हम लोग मध्यकाल का किताब जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चोल, चेर और पांड जो है ये इसी क्षेत्र में फिर से चोल का उदय होगा। और चोल जो है ये पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लेगा मध्यकाल में आते हुए 9वीं शताब्दी के आसपास। तो वहां पर हम लोग देखेंगे। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि इससे पहले हम लोग कुषाण के बारे में देखें कि जैसे अशोक इतने बड़े साम्राज्य होते हुए, इतना बड़ा शासक होते हुए भी इन्होंने कोई बड़ी उपाधि नहीं धारण की। जैसे कि उपाधि इनले अशोक ने जो धारण की थी, जिसमें प्रियदर्शी और जो है देव नाम प्रिय, ये दो ही मेनली हम लोगों को मिलता है कि अशोक ने जो उपाधि धारण की है। लेकिन उसके बाद के शासक में हम लोग देखते हैं कि कुषाण जैसे कि आ गया, ये बड़े बड़े मतलब धारण करते हैं कि हम देवता के पुत्र हैं, इस तरह की उपाधि ये कुषाण जो है देव पुत्र की उपाधि धारण करते हैं। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि किस लिए इन लोगों को जरूरत पड़ी कि जो है इतने बड़े बड़े उपाधि धारण करने के। गुप्त साम्राज्य में हम लोग देखेंगे तो महाराज, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, इस तरह की उपाधि जो है धारण करता है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त। इसके दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, कवि थे हरिसेन। और इनके द्वारा एक जो है अभिलेख लिखा गया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। इन्हीं को हम लोग इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। अब तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद अभिलेख। ये किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में, जिसमें हमको समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो ईश्वर से की गई है कि वो ईश्वर के समान है। इस तरह इसकी विजय गाथा, मतलब समुद्रगुप्त जो है कभी हारे नहीं, बहुत करुणा से भरे हुए हैं, बहुत विनीत हैं। जो अत्याचारी है उनके लिए बहुत बुरे हैं, जो अच्छे हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के बारे में, इनके बारे में लिखा गया है। ईश्वर से इनकी भी तुलना की गई है। कहाँ, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जो संस्कृत भाषा में लिखा है। और ये मतलब लाइनिंग में न लिख करके, जैसे एक होता है आप जिसको हम लोग कहते हैं पद के रूप में, और एक होता है कविता के रूप में। तो ये काव्यात्मक अभिलेख है, कविता के रूप में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, हरिसेन के द्वारा। देखिए कभी कभी एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है कि कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए सबसे पहला हुआ क्या, हम लोग भाषा पर अगर चर्चा कीजिएगा तो इससे पहले, अभी हम लोग को कब है 600 ईसा पूर्व में, इससे पहले कौन सा काल था, तो वैदिक काल था। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें हम लोगों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। फिर धीरे धीरे यहाँ तक आते आते हम लोगों की भाषा कौन सी हो गई, प्राकृत।
भारत की बात कर रहे हैं। भारत के बाहर हम लोग देखेंगे अशोक के अभिलेख अरमैक में भी, खरोष्टी में भी मिले हैं, लेकिन मेनली भारत में अगर बात कीजिएगा तो प्राकृत भाषा है। तो इस काल में यहाँ तक गुप्त वंश तक जो पहली सदी, सॉरी सातवाहन तक, पहली सदी तक, ये याद रखिएगा कि जितने लगभग किताब मिलेंगे सारे जो है प्राकृत भाषा में, लगभग में, हम ये भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर देखिए सब बार याद तो रह नहीं पाएगा, लेकिन आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर नहीं कुछ पता है और अगर मारना है हमको ऑब्जेक्टिव में, तो आप इस तरह से देख लीजिएगा कि ये किताब कब लिखी गई है। तो कब लिखी गई है, अगर इस काल से पहले लिखी गई है तो प्राकृत में होगी, इस काल के बाद फिर हमें संस्कृत में मिलने लगते हैं। तो जैसे कुषाण काल में जो है बहुत सारे किताब का रचना हुआ, क्योंकि कुषाण जैसे बहुत मतलब महान शासक हुए भारत के लिए कहा जाए तो, इनके दरबार में भी बड़े बड़े जो है विद्वान रहते थे। जैसे हम लोग देखे थे कि कुषाण के दरबार में अगर एक दो और नाम लिया जाए तो एक बराहमिहिर है, वसुमित्र है, अश्वघोष है, नागार्जुन है, जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन ने जो E बराबर mc² वाला फॉर्मूला है, सापेक्षता का सिद्धांत, इसको सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, ये तो आइंस्टीन आपको 19वीं शताब्दी में आकर के 20वीं शताब्दी में आकर के देते हैं, लेकिन नागार्जुन पहली सदी में जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, इसलिए इसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ही विज्ञान में हम लोग बहुत आगे थे। अब जो है विज्ञान के मामले में हम लोग पीछे हो चुके हैं और ये जो यूरोप है ये आगे हो चुका है। तो इतने महान महान जो है इनके दरबार में, कुषाण के दरबार में, जो कनिष्क थे उनके दरबार में, बराहमिहिर, इनको जो है बहुत बड़े गणितज्ञ ये भी थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, खगोलविद थे। तो विज्ञान में हम लोग इतने आगे थे। तो इन लोगों के द्वारा जो भी किताब लिखी गई ये संस्कृत में लिखी गई है। फिर इससे आगे आइएगा तो यहाँ से आगे आपको संस्कृत ही इंपोर्टेंट मिलेगा, लेकिन फिर एक बार चेंज आएगा जब 7वीं सदी आएगा। 7वीं सदी के बाद मुख्य भाषा जो है, मुख्य भाषा तो रहती ही है, संस्कृत ही मुख्य भाषा रहती है, लेकिन जगह जगह आपको क्षेत्रीय भाषा में अभिलेख मिलेंगे, जैसे तमिल, तेलुगु, इस सब भाषा में मिलेंगे। गुजरात चल जाइएगा तो वहाँ की लिपि में, तो जगह बदलने पर जो है भाषाएं, क्षेत्र, जितने अभिलेख थे क्षेत्रीय भाषा में लिखना शुरू हो गया। लेकिन फिलहाल यहाँ तक अगर गुप्त वंश तक बात कीजिएगा तो गुप्त वंश तक जो है यहाँ तक आपको संस्कृत ही मेन भाषा रहती है। तो हम लोग भाषा पर चर्चा कर लिए। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं कि राजा में एक बार और परिवर्तन आता है, राजाओं की नीति में। जो अगला परिवर्तन आता है वो अगर देखा जाए तो भूमि दान की प्रथा है। अब भूमि दान क्या है, जैसे अशोक के समय में हम लोग देखेंगे, अशोक पूरा भारत पर शासन कर रहा था और उत्तर भारत पर शासन करने के क्रम में पूरे भारत में जो इनकी राजधानी थी वो गंगा किनारे थी, पटना में, और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, तो इनके पास पैसा की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ता गया साम्राज्य कमजोर होता गया और छोटे छोटे क्षेत्र में विभक्त होता गया। जैसे हम लोग सातवाहन के समय आते हैं तो सातवाहन दक्षिण भारत में और कुषाण उत्तर भारत में। अब इन लोगों का जो क्षेत्र है कृषि पर न डिपेंड होकर के, अब सिर्फ कहेंगे उस समय में जितने बड़े क्षेत्र पर इन लोगों का शासन होता था और जितना बड़ा ये लोग साम्राज्य चाहते थे कि हम अपना स्वरूप जितना भयंकर बना करके रखें कि इतना बड़ा राजा दिखाना है हमको, तो उसके लिए पैसा खर्च होता है। और पैसा खर्च करने के मामले में अगर देखा जाए तो कर, एक तो उस समय में एक ही साधन था हम लोगों को, टैक्स कर लीजिए। और कर कहाँ से, तो या तो उस समय दो ही बात था, या तो व्यापार से कर मिलेगा या फिर खेती से कर मिलेगा। तो खेती तो सातवाहन दक्षिण भारत में चल गए। आज भी दक्षिण भारत महाराष्ट्र से शुरू होता है और दक्कन जो है सूखा पड़ जाने के कारण सबसे अधिक किसान अगर आत्महत्या कहीं करता है तो वो दक्कन का किसान है। तो ये स्थिति है। अगर पानी हो गया तो खेती बाड़ी अच्छा होगा, नहीं हुआ तो फिर जो है बहुत मतलब स्थिति खराब हो जाती है। तो सिर्फ खेती से यहाँ पर अगर डिपेंड रहता तो शासक को समस्या हो जाती। तो व्यापार पर भी इसको निर्भर रहना पड़ा। जैसे सातवाहन व्यापार पर, जैसे हम लोग दक्षिण भारत में देखे चोल चेर पांड जो है व्यापार से भी अपना पैसा जो है उपार्जित करते थे, पैसा कमाते थे व्यापार से भी। इस तरह सातवाहन भी व्यापार से पैसा कमाते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना से काम नहीं चलने वाला था।
और टैक्स की जरूरत अगर पड़ेगी तो क्या होगा, तो टैक्स और जरूरत पड़ने के लिए अब क्या किया जा सकता है, तो अगला उपाय ये है कि खेती में विस्तार। खेती में विस्तार, अब खेती में विस्तार कैसे किया जा सकता है, तो खेती में विस्तार इस तरह किया जा सकता है कि जो खेत है अब उसमें तो उपजा बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब क्या किया जा सकता है कि जो खेत, जो जंगल है उसको साफ करके हम लोग खेती में बदल लेते हैं। दूसरा बात, एक बात और ध्यान दीजिए कि एक तो हाँ, एक उपाय हमारे पास क्या था, जंगल को भूमि में बदलना, जंगल को खेत में बदलना। ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, जनसंख्या भी कम है, खेत तो बदल लिए, खेती कौन करेगा, तो खेती करने के लिए भी आदमी चाहिए। तो इसके लिए एक और उपाय ढूंढा गया कि जो जंगल में जो व्यक्ति रहते हैं वो सब पर शासक, जो राजा होते थे उस समय, जंगल में रहने वाले व्यक्ति पर शासन करना थोड़ा राजा के लिए मुश्किल होता था। उन पर अब देखिए क्या होता है कि ये लोग एक जगह रहते नहीं है, आज यहाँ पर खेती किए, और खेती के लिए उस समय जैसे आज खेती बाड़ी के लिए हम लोग बहुत सारे कीटनाशक का उपयोग करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं, डीएपी, यूरिया, ये सब उपयोग करते हैं, लेकिन उस समय में तो डीएपी, यूरिया ये सब थी नहीं, तो कैसे होता, तो उस समय एक प्रणाली चलती थी जिसको हम लोग कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन मतलब कीजिए फिर जला दीजिए, मतलब ये एक खेत है, इस खेत को पहले यहाँ पर पेड़ पौधा था, इसको काट करके पहले यहाँ जला दिया गया और जला करके 1-2 साल के लिए छोड़ दिया। अब ये राख जो है खेती को उर्वर भूमि में, उपजाऊ भूमि में बदल देती थी। अब यहाँ पर खेती हो गया, अब खेती होने के बाद फिर इसको 1-2 साल के लिए छोड़ दीजिए, 1-2 साल छोड़ दीजिएगा, फिर पेड़ पौधा आ जाएगा, तब तक आप दूसरे जगह खेती कीजिए, और फिर यहाँ पर जो है जो पेड़ पौधा हुआ फिर से इसको काट करके जला दीजिए, फिर ये 3-4 साल के बाद उपजाऊ भूमि में बदल जाएगा, फिर से इस पर खेती कर लीजिए। तो एक ये लोग जो जंगल में रहने वाले लोग थे ये इसी तरह खेती करते थे। और हम लोग जब सबसे प्राचीन काल में थे, मतलब इस सबसे पहले, ये मगध साम्राज्य से पहले, उस समय इसी तरह की खेती चलती थी। इसको हम लोग पारंपरिक खेती कहते हैं। पारंपरिक मतलब वो हो गया, जैसे देखिए आप लोग पढ़िएगा भूगोल में भी कि परंपरागत ऊर्जा क्या है। परंपरागत ऊर्जा वो होता है जो हमेशा से चलती आ रही है, जैसे कोयला का दहन करके हम लोग ऊर्जा का प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी प्रथा है, ये आज की प्रथा नहीं है। लेकिन सौर ऊर्जा, अगर सौर ऊर्जा की बात कीजिएगा तो पहले सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए, ऊर्जा में बदलने के लिए आपको सोलर प्लेट चाहिए। सोलर प्लेट उस समय में बना था, आजकल में बना है, तो ये आधुनिक स्रोत है, इसलिए इसको हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। जो परंपरा से आ रही है, मतलब बहुत पहले से आ रही है, तो उसको हम लोग पारंपरिक कहते हैं। तो इसी तरह ये हम लोगों की पारंपरिक खेती प्रणाली है। तो कर्तन एवं दहन कृषि, तो ये जो जंगल में रहने वाले लोग थे ये एक जगह रह करके खेती नहीं करते थे, आज यहाँ खेती कर लिए, अगले साल जो है कहीं और जाकर के खेती कर लिए। तो शासक तो वहां पर न नियंत्रण कर पाएगा जहां पर लोग अस्थायी रह रहे हैं, ये घूमने वाले लोग पर कैसे नियंत्रण कर लेगा। तो इसको, इसी के लिए जो है शासक ने एक उपाय खोजा कि एक काम करते हैं कि ये लोग, एक तो मतलब इसको प्रेत कहा जाता था प्राचीन काल में, अगर बात कीजिएगा तो प्रेत शब्द से किसको मतलब विभूषित किया जाता था, तो जो जंगल में रहने वाले लोग थे, आज हम लोग जिसको आदिवासी कहते हैं, वो जो है प्राचीन काल में इसको ये लोग प्रेत की उपाधि देते थे। जो शासक होते थे उनको लगता था कि ये सब जो है बहुत मतलब अशिक्षित लोग है, बहुत असभ्य प्राणी है। असभ्य मतलब जो है जो सभ्यता नहीं जानते हैं, वो समाज से अलग रहते हैं। तो इसलिए जो है इनको सुधारने के लिए एक उपाय खोजा गया कि एक काम करते हैं, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को खेती मतलब ये जो है जंगल दान में दे देते हैं। और ब्राह्मण का काम क्या होगा, तो ये जो लोग हैं इनको शिक्षा दे करके एक मतलब सभ्यता में बदलना, और सभ्यता में बदल करके इसको प्रेरित किया जाएगा कि आप जंगल को साफ करके एक जगह खेती करना, मतलब जो नया तरीका से उस समय खेती होता था उस तरीका से आप खेती करना शुरू कीजिए। और ब्राह्मण का ये दायित्व होता था कि जो समाज उसको दान में दिया गया है, वो दान दिए गए भूमि पर रहने वाले लोग को मतलब शिक्षित करेगा और खेती के लिए पैदावार बढ़ाएगा। तो ये ब्राह्मण का काम होता था। तो इस तरह राजा ने एक उपाय खोजा कि जंगली लोगों को सुधारा कैसे जाए। तो ब्राह्मण को भूमि दान देने की प्रणाली चली, ब्राह्मण को भूमि दान। और एक बात याद रखिएगा कि जो एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है कि जो भूमि ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था, तो उस भूमि को कहा जाता था अग्रहार।
ऑब्जेक्टिव में बार बार आपको पूछेगा, ये शब्द सब इंपॉर्टेंट है। जैसे दक्षिण भारत में अगर किसान के लिए जो शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए कि जो बड़े किसान होते थे, बड़े किसान को दक्षिण भारत में बड़े किसान को कहा जाता था बेल्लार। जो हलवा मतलब हलवर होते थे, और तीसरा कैटेगरी था दास का। दास को अनिमय कहा जाता था और इसको उलवर कहा जाता था। ठीक है, ये आपको शब्द ध्यान में रखने हैं कि किनको क्या कहा जाता था, क्योंकि एग्जाम में आपको बार बार जो है पूछ दिया जाएगा कि किनको, बड़े किसान को बेल्लार किसको कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में जो धनिक किसान होते थे, बड़े किसान होते थे, उसको बेल्लार कहा जाता था। अनिमय जो दास होते थे, दास मतलब जिनको वेतन नहीं दिया जाता था, बस खाने पीने के बदले में उनसे काम करवाया जाता था, और उनकी सारी जिम्मेदारी जो मालिक होता था, क्या कपड़ा जो है उनके लिए अगर नया कपड़ा चाहिए तो मतलब टोटल जिम्मेदारी जो उसकी होती थी वो मालिक पर ही होती थी। तो इस तरह के व्यक्ति को दास कहा जाता था। इसी तरह अग्रहार किसको कहा जाता था, तो जो भूमि दान में दिया जाता था ब्राह्मणों को, उसको अग्रहार कहा गया। तो भूमि दान देने की प्रथा कब चली? देखिए, हर चीज के पीछे अगर लॉजिक से समझिएगा तो आपको याद करना आसान हो जाएगा कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा कब चली। तो जब सातवाहन से कहानी शुरू होती है, जब हम लोग देखें कि सातवाहन के समय में भारत बट गया, अब जो है छोटे क्षेत्र पर शासन हो गया, और सातवाहन की जरूरत भी थी कि वो भूमि दान देना शुरू करे, ताकि उनका जो साम्राज्य है उसके पास टैक्स कलेक्ट हो सके, कर जो है ज्यादा मात्रा में आ सके। क्योंकि इनका दक्षिण भारत में दक्कन से मतलब शुरू होता था शासन, और दक्कन उतना उपजाऊ भूमि था नहीं, तो कम से कम जो उपजाऊ भूमि है उसको तो खेती बाड़ी में लाया जाए। व्यापार से एक ही चीज से कितना पैसा कमाया जाएगा। तो शासक को चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके, आज के भी समय में अगर आपको देश का विकास करना है तो जितने संसाधन है उसका सदुपयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर के विकास हो सकता है। मतलब हर संसाधन, अभी के समय में अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में देख लीजिए कि मानव संसाधन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए मानव एक संसाधन है, मानव भी अगर इसका सही उपयोग किया जाएगा, अगर मानव को कौशल विकास किया जाएगा, जो कि आजकल चलता भी है, हर जगह ब्लॉक में चलता भी है कौशल विकास, उसका पालन सही से नहीं होता। कौशल मतलब एक कोई भी काम सिखा देना, एक काम सिखा दीजिए, जनता पैसा अर्जित करेगी, उससे देश का विकास होगा। तो हर संसाधन का एक समुचित विकास करना, उसी के बाद विकास संभव हो सकता है। तो उस समय जो शासक के पास संसाधन थे वो तो खेती, और आज तरह तरह के संसाधन है, लेकिन उस समय में ज्यादातर संसाधन नहीं थे। तो एक खेती था, एक व्यापार था। तो सातवाहन व्यापार से भी शुरू करता है पैसा कमाना, और खेती का विस्तार करना भी चाहता है। तो इसलिए ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चली। कुछ मतलब जो एक अन्य कारण भूमि दान का माना जाता है, ये इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि शासक जो है कमजोर पड़ रहा था। तो कमजोर होने के कारण ये अपना आडंबर दिखाने के लिए कि नहीं हम इतने बड़े शासक हैं ही, तो तरह तरह के भूमि दान में दे करके वो समर्थक जुटाते थे कि जो हल्ला उठाने वाला है, शासक को लग गया कि ये जो है विरोध करेगा, तो थोड़ी सी भूमि दान में दे दिया। तो इस तरह से वो समर्थन जुटाने का प्रयास करते थे भूमि दान के जरिए। तो एक दो कारण है, लेकिन भूमि दान का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये यही है कि वो खेती का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन एक बात ये था कि जब तक ये लोग शिक्षित नहीं हो जाते थे, ब्राह्मणों को जो गांव दान में दी गई है उससे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, क्योंकि अभी उनका मतलब मेन मकसद होता था कि समाज को सुधारा जाए, उनको सुधार करके एक प्रणाली वहां विकसित किया जाए। तो इस तरह से ये लोग जो है ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किए। और सब देखिए शुरुआत कौन करता है, एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा कौन शुरू किया, तो सातवाहन शुरू करते हैं। और सबसे अधिक भूमि दान कौन देता है, तो वो गुप्त शासक देते हैं। तो इस तरह से भूमि दान की प्रथा चली। तो अब हम लोग राजा के जो नियम चेंज हुए, कि पहले हम लोग देखे कि शासन में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, ये हम लोग शासन में परिवर्तन देख चुके हैं कि कैसे कैसे शासक में मतलब शासन का परिवर्तन हुआ। मतलब राजा को जो अपने जरूरत के अनुसार जो है पदवी धारण किया, भूमि दान देने की प्रथा चलाई। तो जितने भी उन लोगों ने जो चेंज किए शासक के तौर पर, वो हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग देहात का भ्रमण करते हैं कि देहात में कैसे क्या चल रहा था इस काल में, 600 ईसा पूर्व से 600
ईस्वी तक जो देहात में चल रहा था, मतलब जो खेती, उस समय देहात ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। खेती बाड़ी एक महत्वपूर्ण साधन होता था, व्यापार भी साधन होता था, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का राजा के लिए, लेकिन खेती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एक बार हम लोग देहात पर नजर डालते हैं कि देहात कैसा था उस समय का। अब देखिए, राजा के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन देहात के बारे में, आम लोगों के बारे में जानने के लिए हमारे पास ज़्यादा स्रोत अवेलेबल नहीं है। जिनमें से एक जो है, अगर देखा जाए तो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की। किताब का नाम सब पूछ देता है इसलिए, और क्यों जरूरत है इस सब की ये भी आप याद रखिए कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, जो मौर्य काल में लिखी गई किताब है। और मौर्य काल में जो देहात था, आम जनमानस की स्थिति क्या थी, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे, इनके बारे में पंचतंत्र में बहुत बढ़िया से लिखा गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा, और भी अगर देखा जाए तो एक है जातक। अब जातक क्या है, तो चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे, बुद्ध के 550 पूर्व जन्म हुए थे। ये 550वां जन्म था बुद्ध का, जिसमें जो है वो बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया के सामने आए। इससे पहले उनके 550 जन्म और हो चुके थे, जिनके बारे में जो बताया गया है, मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बताया गया है। कौन सी किताब में? जातक में। और पूर्व जन्म में जितने मतलब उनके हुए थे, वो तो आम, मतलब कई बार ये भी दिखाया गया है कि सांप में जन्म हुए थे, शेर में जन्म हुए थे, मतलब जानवरों की भी कई सारी दिखाया गया है कि इनमें जन्म हुआ था, और उनके उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया। और कई बार जो मनुष्य के रूप में जन्म होता है, तो उस समय मनुष्य एक नॉर्मल इंसान के रूप में जन्म होता है, तो उनके बारे में बताया गया है। और जब नॉर्मल इंसान की कहानी दिया गया है, आज अगर आपको कोई कहानी कहेगा लिखने के लिए, तो आप अपने समाज में प्रेरित होकर के देखिएगा, आप सोचिएगा कि समाज में कौन क्या क्या कर रहा है, उसी हिसाब से आप कहानी लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक काल्पनिक, बहुत चीज काल्पनिक लिखना जो है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आम लोगों की स्थिति देख करके लिखा जाए, जैसे भारत में अगर बहुत महत्वपूर्ण अगर देखा जाए कवि, तो एक थे प्रेमचंद, जिसने गोदान लिखा है। और वो गोदान जो है, उस समय अगर आप पढ़िएगा तो गोदान जो है इसी जिस समय प्रेमचंद थे उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है। भले ही किसी का नाम न दिया गया हो, लेकिन उस कहानी जो है, कहानी में मेनली उस समाज की जो स्थिति है उसी के बारे में बताता है। इसी तरह जातक जो है, जो लिखा गया है, वो अपने समय की स्थिति के बारे में बताता है। तो बुद्ध के 550 जन्म की। इसी तरह एक हम लोग जातक का जो एक कहानी है, जिसको कहा गया है गंध तिंदु जातक। गंध तिंदु जातक, नाम इंपोर्टेंट नहीं है, बस समझिए। गंध तिंदु जातक की कहानी है, जो जातक का एक भाग है। इसमें बताया गया है कि एक बार राजा जो है अपने जनता से मतलब बातचीत करने के लिए, कि राजा के बारे में जनता क्या सोच रही है, इस चीज को पता लगाने के लिए राजा जो है प्रजा के भेष बदल करके प्रजा के बीच में जाता है और पूछता है कि आप राजा कैसा है। तो जनता जो है हर चीज के लिए राजा को ही गाली देता था, कि दिन में जो है रात में डकैत आकर के लूटता है, और दिन में जो टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी है वो आकर के हम लोगों को मारता पीटता है और जबरदस्ती टैक्स लेकर के जाता है। तो ये स्थिति थी उस समय की, बहुत जो है भयावह स्थिति थी। अगर कह सकते हैं कि राजा को टैक्स की बहुत जरूरत होती थी। तो बहुत सारे शासक ऐसे भी होते थे जो जबरन टैक्स लेते थे, अगर खेती कम भी हुआ या नहीं भी हुआ तो भी जो है टैक्स लेते थे। लेकिन अशोक महान इसलिए हुआ क्योंकि वो जनता की स्थिति के हिसाब से टैक्स लेते थे। तो इस तरह से जो है गंध तिंदु जातक दिखाता है कि मतलब राजा के हर लोगों को जितना तकलीफ था, हर चीज के लिए राजा को गाली देते थे। आज के समय में भी देख लीजिए, आदमी को कुछ भी तकलीफ होता है, चाहे स्वच्छता की कमी हो, तो राजा मतलब शासक को ही गाली दिया जाता है कि काम नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्वच्छता सिर्फ उनका काम नहीं है, ये हम सब का काम है। आदमी को अपना जिम्मेदारी खुद उठाना चाहिए। जब तक हम जिम्मेवार नहीं होंगे, मतलब जिम्मेदारी उठाएंगे, तब तक जो है आसपास जो है बढ़िया माहौल नहीं हो सकता है। सरकार भी काम करना चाहिए उनको भी, लेकिन साथ साथ हमारा जो कर्तव्य है उनको हमको पालन करना चाहिए। तो इसी तरह गंध तिंदु जातक जो है, ये इसमें बताया गया है कि राजा जो है हर चीज के लिए जनता राजा को गाली देती थी। तो राजा की स्थिति के बारे में बताया गया, और यह भी बताया गया कि कुछ आदमी जो ज्यादा परेशान हो गए, वो गांव छोड़ करके जंगल में चल गए रहने के लिए।
और जंगल जो है, अभी बताया हम लोग पिछले स्लॉट में कि जो जंगल होता था वो सेफ प्लेस होता था, क्योंकि राजा वहां पर उतने मतलब प्रभावी रूप से शासन नहीं कर पाते थे, तो इसलिए जंगल बचने का एक रास्ता होता था। लेकिन अब राजा को टैक्स चाहिए, जनता को जो है मतलब क्या कहते हैं, जनता पेट भरना है, उनको किसी तरह जीना है, तो आदमी देखिए समय के हिसाब से सब ढल जाता है। आदमी ने नए उपाय खोजे, तो क्या उपाय खोजे, तो देखिए पहले क्या होता था, तो धान का अगर खेती करना है तो देखिए खेत को जोत दिए, जोत करके यहाँ पर बिया छीट दिए और धान उपज गया। लेकिन अब जो आजकल अगर आप कोई धान उपजाते हैं तो देखते होंगे कि पहला जो है खेत में एक जगह बिया छीटा जाता है, और जब धान हो जाता है लगभग इतना बड़ा बड़ा पौधा हो जाएगा, तो इतना बड़ा पौधा होने के बाद उसको उखाड़ करके और दूसरा खेत जो होता है उसको मतलब सिंचाई करके बढ़िया से जोत करके उसको तब उसमें बोया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं धान की रोपाई। तो धान रोपनी की जो प्रथा है वो इसी समय में शुरुआत हुई। कब? इस काल में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में। इससे पहले रोपनी नहीं होती थी, ऐसे ही छीट दिया और धान की खेती होती थी, तो इसमें कम उपजा होता था। लेकिन जब से रोपनी की व्यवस्था हुई, अब इसमें मेहनत थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रोपनी की व्यवस्था होने से उपज बढ़ गया और जनता में जो है आय का इनकम भी बढ़ गया, तो रोपनी की प्रथा चली, धान रोपनी की। पहले रोपनी नहीं होता था। अब जो है जनता ने उपज बढ़ाने के लिए, एक तो राजा से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए एक उपाय ये था कि लोग जंगल में चल जाते थे। लेकिन कुछ लोग जो है तरह तरह के जो एक्सपेरिमेंट किए उसके अनुसार इन लोगों ने धान रोपने की व्यवस्था शुरुआत कर ली और उपज बढ़ाने का तरीका खोज लिए। तो देहात में ये घटनाएं घटित हो रही थी उस समय में, और जो है उपज जो है इस तरफ बढ़ाया गया। तो ये था देहात के बारे में कि देहात कैसे कैसे विकास किया उस समय में, धान रोपनी व्यवस्था को लेकर के देहात कैसे विकास किया। अब हम लोग अगला जो है समाज में विभिन्नता भी थी। हम लोग देखे कि उत्तर भारत में बड़े किसान को गृहपति कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। उत्तर भारत में किसान को गृहपति कहा जाता था, जैसे दक्षिण भारत में बड़े किसान को बेल्लार कहा जाता था। गह मतलब घर, घर का जो शासक होता था उसको गृहपति कहा जाता था। गृहपति मतलब घर के साथ साथ जितने खेत खलियान थे उसके भी शासक होते थे, तो गृहपति उसको कहा गया। अब हम लोगों को अगला एक थोड़ा सा व्यापार के बारे में देख लेते हैं कि व्यापार कैसे चल रहा था। तो व्यापार के लिए श्रेणी होती थी, और श्रेणी का काम यह होता था कि व्यापार के लिए श्रेणी होती थी। ये एक संघ था, व्यापारी का समूह। श्रेणी किसको कहते थे? व्यापारी के समूह को श्रेणी कहा जाता था, या संघ को श्रेणी कहा जाता था। और इनका मुख्य काम ये होता था कि कच्चा माल मतलब तरह तरह के विकास कार्य करना, और ये तय करना कि बाजार में कौन सी कितने रुपए किलो बिकेगा, ये सब तय करना श्रेणी का काम होता था। और ये जो है व्यापार पर नियंत्रण करते थे एक तरह से। देखिए मेन नियंत्रण तो राजा के पास होता था, लेकिन बाजार पर नियंत्रण करने का अधिकार एक इसको भी था। ये लोग जो है मतलब व्यापारियों का देखिए शिल्पकार, बहुत तरह के व्यापारी होते थे। शिल्पकार के लिए अपना एक श्रेणी होता था। शिल्पकार मतलब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में समझ चुके हैं। शिल्पकारी में वो सब काम आता है जैसे मनके बनाना, बाट बनाना, मतलब लोहार का काम, सोनार का काम, ये सब जो है शिल्पकार में आते हैं। कुम्हार, ये सब जो है तरह तरह के जो व्यापार के कार्य होते थे, इनको चलाने के लिए श्रेणी होती थी, और यही नियंत्रण करते थे इन पर, और व्यापार को मतलब एक तरह से संचालित करते थे। तो ये तो हो गया। और कुछ अगर जाति की बात किया जाए तो उस समय 2-3 तरह के जाति थे। मसत थुबन, एक जाति ये थी जो व्यापार करते थे। दूसरा था सेट्टी। ये सब जो है व्यापार के लिए प्रसिद्ध मतलब जाति थे जो मुख्यतः व्यापार ही करते थे। जैसे देखिए हर चीज जो है एक तरह से समझिएगा तो जाति जो आज का रूप हम लोग देखते हैं, ये तरह तरह के काम से ही डिसाइड हुआ है। जैसे अगर एक जाति की बात किया जाए तो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी, तो ये जो गांधी शब्द है ये गंधिक से बना है।
गंधिक मतलब हो गया गंध बनाने वाला, गंधिक मतलब जो सेंट बनाने का काम करता था, आज जो परफ्यूम होता था, तो गंध बनाने वाला जो काम होता था वो गंधिक लोग करते थे, और गंधिक से ही बना है गांधी। तो जितने भी जाति है वो तो लगभग देखते ही हैं कि वो काम से ही डिसाइड होता है। तो व्यापार के लिए श्रेणी होती थी, और श्रेणी में जो अगर देखा जाए महत्वपूर्ण जो जातियां जो व्यापार करती थी वो मसथुवन और सेठी होते थे। व्यापार के लिए जो इनकम होता था तो राजा को उसके बदले में टैक्स देना पड़ता था, और उसी टैक्स के माध्यम से राजा उसको संरक्षण देते थे, तरह तरह के सैनिक की मतलब हर तरह से सुरक्षा देते थे। जैसे कुषाण काल में तो मतलब ये व्यापार का एक, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, रेशम मार्ग होता था एक, रेशम मार्ग पर जो है सबसे ज्यादा नियंत्रण और सबसे अधिक दिन तक नियंत्रण कुषाण का रहा, जो एक महत्वपूर्ण मार्ग था। और उस समय जो है सूती वस्त्र पूरी दुनिया में जो है बहुत फेमस था। और चीन में सूती वस्त्र, चीन जो है ना, आज क्या कहे इसको, ये जो है रेशम बनाने का कला जो है बहुत दिन तक अपने अंदर मतलब किसी को बताया ही नहीं। रेशम ये बनाता था और खुद ही बना करके इनको, मतलब रेशम एक कीट से बनता है जो शहतूत नामक पेड़ पे पाया जाता है, उनको पाल करके रेशम का कपड़ा बनाया जाता है, और जो है रुई निकलता है, रुई से कपड़ा बनता है। कपड़ा बना करके जो है ये पूरी दुनिया को बेचता था, और ये बहुत महंगा होता था। और उसका जो व्यापारी होता था वो सब, मतलब जो इसका व्यापार करता था वो तो समझिए धनी ही हो जाता था। तो रेशम यहाँ से चीन से जो मतलब यहाँ यूरोप तक जाती थी, तो एक जिस रास्ता से होकर के जाती थी उस रास्ता को ही रेशम मार्ग कह दिया गया, क्योंकि और किसी को रेशम बनाने के बारे में पता ही नहीं था। ये कपड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता था, सबको पसंद आता था ये कपड़ा, तो इसलिए जो है बहुत मांग होने के कारण व्यापारी सब इसको जो है बहुत ज्यादा आयात निर्यात करते थे। तो इस तरह जो है जो रास्ता से होकर के ये रेशम का कपड़ा जाता था उसको रेशम मार्ग नाम दे दिया गया, और बहुत ज्यादा मतलब पैसा का इसमें व्यापार चलता था। और कुषाण ये इस पर नियंत्रण करने के कारण इनको जो है बहुत ज्यादा टैक्स इससे मिलता था। तो ये जो है व्यापार इस तरह चलता था उस समय राजा को टैक्स देने के कारण। तो हम लोग व्यापार देख लिए। अब इस चैप्टर का जो लास्ट बात है वो है सिक्का, जो हम लोग देख करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सिक्का के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पहले भी समझ चुके हैं, पहले ही लेक्चर में जब हम लोग इतिहास का निर्माण कैसे हुआ ये अध्ययन कर रहे थे, तो हम लोग देखे थे सिक्का का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है, नुमेस्मेटिक्स। ये सीधा लिख देते हैं मुद्रा शास्त्र। सिक्का के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं, नुमेस्मेटिक्स। ठीक है। अब देखिए सिक्का, ये जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश की अधिकांश जानकारी हम लोगों को सिक्का के माध्यम से ही मिला है। बहुत सारी बातों को जानने में हमको मदद मिलता है सिक्का के माध्यम से, पहले नहीं मिलता था। सबसे पहला सिक्का जो था वो था पंचमार्क सिक्का, जिसको आहत सिक्का भी कहते हैं, पंचमार्क या आहत सिक्का। ये पहला सिक्का है भारत का। जो मौर्य काल में लगभग उसी काल में बना था, पहला सिक्का। और ये किस चीज का होता था, तो चांदी का। ठीक है, आहत सिक्का। इसके बाद जो है फिर हम लोग देखे कि बीच में विदेशी आक्रमण भी हुआ था, तो जो हिंद यवन आए थे, हिंद यवन, इनका एक महत्वपूर्ण रोल ये रहा कि ये हिंद यवन जो है सिक्का पर तारीख और नाम, ये दो चीज लिखवाना प्रारंभ किया। आज भी अगर आपके पास सिक्का होगा तो उस पर देखिएगा ईस्वी जरूर लिखा रहता है, और आजकल नाम नहीं, सिर्फ भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है हर चीज पर, और गवर्नर का सिग्नेचर भी होता है, नोट जो है उस पर सिग्नेचर होता है गवर्नर का। तो इसी तरह उस समय राजा का नाम होता था उस पर। तो नाम और तारीख लिखाने की प्रथा शुरू किसने की भारत में, तो वो हिंद यवन शासक था। और इसके बाद जो भी सिक्का मिला वो एक तरह से देखिए क्रम के हिसाब से तारीख भी है, नाम भी है, कम से कम अब तो ये पता चल जाएगा ना कि इसके बाद ये शासक हुआ, इसके बाद ये शासक हुआ। तो सिक्का के माध्यम से जो है हमको इतिहास जानने में बहुत मदद मिला। इसके बाद जो है अगर सोना का सिक्का का बात किया जाए तो सर्वप्रथम सोना का सिक्का सर्वप्रथम किसने चालू किया, तो हिंद यवन। यही जो शासक थे हिंद यवन, ये विदेशी थे,
अंग्रेजी में इसको मतलब इंडो ग्रीक कहते हैं, इसी को हम लोग बैक्टीरियाई शासक भी कहते हैं। अब ये अफगानिस्तान, देखिए ये इंडो ग्रीक, ग्रीक एक देश है जिसको हम लोग एथेंस जो ग्रीस में है उसकी राजधानी है। तो ग्रीस के कुछ लोग आकर के इधर की ओर बस गए, और बसने के बाद इन लोगों को कहा गया हिंद यवन, मतलब यवन से आकर के हिंद क्षेत्र में बस गए, इसलिए इसको हिंद यवन कहा गया। और इन्हीं को हम लोग बैक्टीरियाई शासक भी कहते हैं। तो हिंद यवन शासक जो यहाँ से अफगानिस्तान वाला क्षेत्र से आकर के भारत पर जो है आक्रमण किया और कुछ क्षेत्र कब्जा लिए, तो ये सब शासक को कहा गया हिंद यवन शासक। और इन्होंने ही सर्वप्रथम सोना का सिक्का जारी किया। और शुद्ध सोना का सिक्का, शुद्ध सोना का सिक्का अगर बात किया जाए तो वो कुषाण ने सर्वप्रथम जारी किए। उसके बाद अगर सर्वाधिक सोना का सिक्का, तो ये गुप्त ने शासक जारी किए, गुप्त शासक जारी किए सर्वाधिक सोना का सिक्का। लेकिन ये तो रहा सोना का इतिहास। लेकिन कुछ शासक ऐसे हैं जिनका पूर्णतः, जैसे गुप्त के, अगर गुप्त वंश के बारे में बात किया जाए तो ये सिक्का, देखिए एक पहलू है इनका इतिहास जानने का, लेकिन और भी चीजें हैं इनके बारे में जानने का। जैसे अगर बात किया जाए, हम लोग पिछले बार जस्ट थोड़ा देर पहले चर्चा की कि समुद्रगुप्त का एक अभिलेख भी है जिसके बारे में, जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। लेकिन एक शासक है योधेय शासक, योधेय शासक, ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में है। योधेय शासक जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र में है, और इनका जो जानकारी है हम लोगों को सिक्का के माध्यम से ही मिलता है। तो ये जो है कुछ सिक्के जारी किए थे। अब सिक्का जारी करने का काम जो है राजा भी करते थे, और बाद के समय में देखा जाता है कि जब सातवाहन के बाद वाला समय में, तो कुछ व्यापारी संघ भी होते थे जो सिक्का जारी करते थे। ये सब सिक्का जारी करने का काम करते थे। इससे देखिए सिक्का, हम पहले लेक्चर में चर्चा किए थे कि सिक्का मुख्यतः एक तो इतिहास जानने में हम लोगों को मदद किया, दूसरा ये बात जानने में मदद करता है कि व्यापार वाणिज्य कैसा चलता था। एक समय था, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि एक समय था जब भारत में सिक्का नहीं था, तो कैसे लोग जीते थे, तो सामान के बदले में सामान, एक सामान दीजिए दूसरा सामान लीजिए। अब इस चीज में बड़ी समस्या होती थी। अब मान करके चलिए आपके पास आलू है बेचने के लिए, और जिसको खरीदना है, जो जिसको आलू की जरूरत है, तो उससे भी तो देखिए सामान के बदले में सामान, आप आलू दीजिएगा तो बदले में कोनो सामान लीजिएगा उससे, ठीक है। और जिसको आलू चाहिए वो जूता बेच रहा है, और आपको जूता का जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आपको आलू के बदले में चीनी का जरूरत है मान लीजिए, तो आपको ऐसे आदमी को खोजना पड़ेगा कि जो चीनी, मतलब जो जिसको आलू चाहिए और बदले में वो आपको चीनी दे सके। ऐसे आदमी को खोजना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी मजबूरी है वो। अब ऐसा तो नहीं है कि आप निकल गए और रोड पर ये कहते हुए चल रहे हैं कि आलू ले लो और चीनी दे दो, है इस तरह के हल्ला करते हुए चल रहे हैं, आलू ले लो चीनी दे दो। तो अब जिसको उस तरह से चाहिए, अब सोचिए कि ये अदला बदली में कितने, अब आपकी जरूरत का और उसका भी जरूरत, दोनों का जरूरत मैच करेगा तबे न बात आगे बढ़ेगा, सामान का आदान प्रदान होगा। लेकिन आज उस समय में कितनी समस्या होती होगी व्यापार करने में, आप एक सामान बेचने में दूसरा खरीदने में कितनी समस्या थी। लेकिन जैसे ही सिक्का आ गया तो उसकी जरूरत क्या है उसका कोई मतलब नहीं है, और आपको क्या जरूरत है उससे कोई मतलब नहीं। आपको टमाटर बेचना था या आलू बेचना था, आप आलू दीजिए बदले में सिक्का ले लीजिए, और आपको जो जरूरत है सिक्का देकर के आप वो सामान ले लीजिए किसी से। कोई फर्क पड़ता है इस बात से कि आपकी जरूरत और उसकी जरूरत मैच करने से कोई बात यहाँ पर है? कोई बात नहीं है। तो व्यापार वाणिज्य सुगम हो गया, व्यापार करना, ये हल्ला जो करना पड़ता था आलू ले लो चीनी दे दो, वो वाला कहानी खत्म हो गया। अब आपको जो बेचना है वो जिसको जरूरत है आप हल्ला करते चलिए, आलू ले लो आलू ले लो आलू ले लो, बस एक ही लाइन बोल रहा है, जिसको जरूरत है वो ले लेगा करके। हाँ, बदले में आपको चीनी का जरूरत, ऐसे आदमी को खोजने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से व्यापार में सुगमता आई और व्यापार वाणिज्य। अब अधिक सिक्का अगर किसी काल के मिले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस काल में व्यापार वाणिज्य बढ़िया चल रहा था। लेकिन जिस काल में कम सिक्के मिले हैं, जैसे गुप्त काल के बाद की बात किया जाए तो उस काल के बाद हम लोगों को सिक्के कम ही मिलते हैं। अब इसके बारे में कई बार ये दो बातें बताई जाती है। एक तो ये बताया जाता है सिक्का कम मिलने का मतलब हुआ कि व्यापार वाणिज्य का हाल खराब हो गया होगा। दूसरा बात तो ये भी माना जा सकता है कि सिक्के प्रचलन में होंगे इसलिए ज्यादा सिक्के मिले नहीं।
क्योंकि हम लोगों को सिक्का कैसे मिलेगा, जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर कौन, जैसे आप अगर कोई तमघेल में पैसा चुरा करके रख लिए हैं परिवार से, तो वो पैसा आप गाड़ करके रख दीजिएगा, और हो सकता है आप भूल गए तो ही वो वहां पर रहेगा और बाद के काल में वो मिलेगा। और इसी तरह हम लोगों को सिक्का का जो बड़ा बड़ा बंडल मिलता है, बड़ा बड़ा तमघेल मिलता है, ये यही कारण है। लेकिन अगर मान करके चलिए आपके पास पैसा है, लेकिन आप पैसा का जरूरत मतलब खर्चा में कर रहे हैं, तो आपके यहाँ से रखा हुआ सिक्का मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। तो अगर सिक्का प्रचलन में होगा तो हम लोगों को सिक्का नहीं मिलेगा। तो कोई बार इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त काल के बाद जो है व्यापार वाणिज्य का हाल खराब हो गया, लेकिन बहुत आदमी मानते हैं कि नहीं खराब हुआ। खैर इस बात पर हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जो है अभी इस बात पर सहमति पूर्णतः नहीं बनी है। अब गुप्त काल के बारे में आज सॉरी ठीक है, तो सिक्का के बारे में हम लोग जान लिए, थोड़ा सा हम लोग इस वंश के बारे में जान लेते हैं, कहानी खत्म करेंगे। पुष्पभूति वर्धन, ठीक है, ये भारत का, उत्तर भारत का मतलब प्राचीन काल का अंतिम वंश है। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत पर किया साम्राज्य मतलब शासन किया। इसके सबसे जो प्रमुख शासक हुए वो थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन कब शासक बनते हैं, तो 606 ईस्वी में शासक बनते हैं हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो है, इसके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, ठीक है। और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में किताब लिखी है, और इसलिए जो है, और हर्षवर्धन खुद एक कवि थे और बहुत महान शासक हुए हर्षवर्धन, बहुत ही पावरफुल शासक भी हुए, लेकिन पूरे भारत पर तो शासन नहीं कर पाए। एक शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जो इनको हरा देते हैं, दक्षिण भारत जाने से रोक देते हैं, और इनका अभियान यहीं रुक जाता है। और इस तरह भारत, उत्तर भारत में जो है अब अंतिम शासक जो पावरफुल शासक हुआ वो हर्षवर्धन ही हुआ। इसके बाद कोई शासक उत्तर भारत में, उसके बाद सीधा मुस्लिम आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे। 606 ईस्वी से ये 647 ईस्वी तक शासन करता है, लेकिन इसके बाद जो है कोई बड़ा शासक हुआ नहीं। तो मुस्लिम आक्रमण शुरू होगा 712 ईस्वी में, और ये जो है छोटे छोटे राज्य में बटे होने के कारण इनको जीतना आसान हो गया, और भारत पर फिर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाता है, और मुस्लिम का शासन भी शुरू हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग तो सिर्फ राजा का परिवर्तन पढ़े, सामाजिक परिवर्तन मतलब चैप्टर 3, और फिर बौद्धिक परिवर्तन जो हुआ, जो धार्मिक परिवर्तन जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ये चैप्टर फिलहाल खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो है तीसरे चैप्टर में मिलते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।